Okay, let's start. सबसे पहले, this is the first chapter of inorganic chemistry. Here we will majorly deal with the arrangement of different type of elements, how we can arrange the elements in a periods and a groups. ठीक है, तो सबसे पहले, when the element were discovered, तो based on their properties, we are just trying to arrange in a systematical manner. ठीक है, so that we can relate their properties and all. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग की बात एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, तो सबसे पहले ये चीज आई कि लेट से अगर सपोज मेन जो पर्पस है अपना एलिमेंट को अरेंज करने का वो ये है कि क्या लेट से अगर सपोज ऑक्सीजन है, अगर जो तुम्हारे घर पे तुम्हारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल सबके पास होगा, यस, मॉडर्न पीरियड टेबल, यस, नो, तो एक्चुअल में मॉडर्न पीरियड टेबल से भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स आए हैं, ठीक है, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे, तो बेस्ड ऑन दैट वी एक्सेप्टेड द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। पर उससे पहले बहुत सारा डिस्कवरी हुआ, इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम्हारे पास स्टार्टिंग में ही मॉडर्न पीरियड टेबल का डिस्कवरी हो गया, नो। तो उससे पहले डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज थे जिसके बेसिस पे वी आर अरेंजिंग द डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे व्हाट वी आर ट्राइंग टू अरेंज द एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर। लेट्स अज्यूम कि लेट्स अगर सपोज तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है? ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है? H2। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वो तुम्हारे पास अगर सल्फर है, सल्फर इज द नेक्स्ट मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, तो वो उसके साथ कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वो क्या फॉर्म करे? अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H2O फॉर्म कर रहा है तो सल्फर उसी पीरियड का उसी ग्रुप का एलिमेंट है जो मॉडर्न पीरियड टेबल में है, तो वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा? H2S, सिंपल। वो इसके नीचे जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? सेलेनियम। तो सेलेनियम भी हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्म करेगा? H2Se, ठीक है। तो दिस इज द मेन पर्पस के एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखने का मेन पर्पस क्या है? Because if we know the property of oxygen, then we can easily comment on sulfur and the selenium. Clear? Yes, no. What is the purpose of periodic table? तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिख के रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हेल्प इन स्टडिंग द एलिमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, correlating the properties of the all state of matter and defining the relations of one element with another. ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर रखना है सो दैट तुम उसकी प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से रिलेट कर सको। मतलब जिस टाइप के कंपाउंड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन लेट से सोडियम के साथ सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो सल्फर भी मोर और लेस वैसा ही कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। तो उसके बेसिस पे अपने को डिसाइड करना, लेट से अगर सपोज ऑक्सीजन जो है वो सोडियम के साथ कंबाइन होके, एक मिनट हाँ, सोडियम के साथ कंबाइन होके वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है सोडियम के साथ कंबाइन होके Na2O। तो सल्फर के साथ कंबाइन होके वो Na2S फॉर्म करेगा। यस, यस, नो। तो यही मेन पर्पस था उसको एक पीरियड टेबल में रीअरेंज करने का। बट सबसे पहले रीअरेंजमेंट करना तो है, वो तो ठीक है, बट किस बेसिस पे रीअरेंज करें? तो ये भी एक पॉइंट है। इन द बिगिनिंग attempts were made by the chemist to classify the element on the basis of such as the ductility, malleability and density। कि अपन क्या करते हैं साथ, मतलब जो भी एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे ना, लेट्स से ऑक्सीजन डिस्कवर हो रहा है, तो वी नो द बॉइलिंग पॉइंट, वी नो द मेल्टिंग पॉइंट, वी नो द डेंसिटी, वी नो द उसका मेलिबिलिटी, उसका डक्टिलिटी कितना है, जो भी था सारी प्रॉपर्टीज अपने मोरलेस पता थी उसके बारे में। बाकी एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन हो रहा है, उसका वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका मास नंबर क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज अपने को उसके बारे में पता थी। सबसे पहला पॉइंट रेज ये हुआ कि ठीक है, अरेंज किस बेसिस पे करना है। तो लोगों ने पहले अरेंज डक्टिलिटी के बेसिस पे भी किया, कुछ लोगों ने मेलिबिलिटी के बेसिस पे भी किया, कुछ लोगों ने डेंसिटी के भी बेसिस पे किया। बट एक चीज ध्यान रखो, अगर सपोज इफ आई टेक द वाटर, वाटर का डेंसिटी जो है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे सेम रहता है, डिफरेंट रहता है?
0 डिग्री सेल्सियस मतलब आइस, आइस का डेंसिटी और वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका डेंसिटी सेम रहता है, डिफरेंट रहता है? वो तो डिफरेंट होगा। इसका मतलब अगर तुम एक्सटर्नल फैक्टर चेंज कर रहे हो तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। अगर डेंसिटी चेंज हो रहा है, क्या तुम उसको डेंसिटी के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज कर सकते हो क्या? क्या उसको डेंसिटी के बेसिस पे अरेंज कर सकते हो? यस, नो? नो, क्योंकि वो तो वेरी कर रहा है, इट्स द एक्सटर्नल फैक्टर ना। तो वेरी करेगा, इसका मतलब तुम उसको उस फॉर्मेट में अरेंज नहीं कर सकते हो। यस। तो ये तुमको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वही आगे स्टेटमेंट लिख के रखा है, बट नन ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रूव सेटिस्फैक्टरी बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉलिंग इन ए पर्टिकुलर ग्रुप वर सो लार्ज that it does not serve the purpose of the generalization, and some of the characteristics being considered varied under different conditions. मतलब if you change the pressure, temperature, तो ये भी जो भी properties थी, ductility, malleability and density, they were changing। अगर वो चेंज हो रही है प्रॉपर्टी, इसका मतलब तुम उस फॉर्मेट में उसको अरेंज नहीं कर सकते। क्लियर? यस, नो? ओके। तो मेन पर्पस क्या है? फिर आया एक साइंटिस्ट विलियम प्रूट कर। विलियम प्रूट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, उसने बोला कि एलिमेंट को जो अरेंज करना है ना, वो इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज करना है जो वेरी नहीं करना चाहिए, जो कि एक फिक्स नंबर होना चाहिए। तो उसने क्या बोला? विलियम प्राउड सजेस्टेड दैट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट नेवर डिफर्स एंड दैट कुड बी देयर फॉर्म ए साइंटिफिक बेसिस फॉर ए सेटिस्फैक्टरी स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन। मतलब एटॉमिक मास वेरी नहीं कर सकता है, नहीं करता है, इट मींस तुम उसको एटॉमिक मास के फॉर्मेट में क्या कर सकते हो? रीअरेंज कर सकते हो। क्लियर? तो अब जो भी डिस्कवरीज हो रही है, जो भी तुम्हारे पास डिस्कवरीज हो रही है, तो वो किसके बेसिस पे डिस्कवरीज होगी? एटॉमिक मास के बेसिस पे। ठीक है, और डिस्कवरी ऐसा नहीं कि मतलब एकदम जैसे अभी जो मॉडर्न पीरियड टेबल है जो अभी एक्सेप्टेबल है, बट हो सकता है जैसे कि डाबर्नियर स्ट्राइड, सबने सुना होगा नाम। यस, डाबर्नियर स्ट्राइड। तो इसका डिस्कवरी कब हुआ था? इसका डिस्कवरी हुआ था बहुत अर्ली एज में, बहुत पहले डिस्कवरी होके रखा था। अभी उसका डिस्कवरी नहीं हुआ था, बहुत अर्ली एज में क्या हुआ था? इसका डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा था? डार्बन ने मतलब ऐसा मान लो 1830 के अंदर, 1830 थे जिस टाइम, पे क्या था? बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर थे। मतलब ऐसा मान लो कि रफली 25 to 30 एलिमेंट डिस्कवर थे। उनको रीअरेंज करने का सबसे पहले डाबर्नियर ने उसको रीअरेंज किया। तो वो जो उसका थ्योरी था, ऐसा नहीं कि जैसे उसने थ्योरी प्रोवाइड किया और डिस्कार्ड हो गया। वो कुछ ईयर तक लोगों ने थ्योरी फॉलो किया। आफ्टर दैट जब उसके अंदर लिमिटेशंस आई, उसके बेसिस पे नया थ्योरी डेवलप हुआ। तो कोई भी एक्चुअली थ्योरी डेवलप होता है, तो पहले ऐसा उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, तो कुछ कुछ ईयर्स तक वो फॉलो भी होता है। उसके बाद जब नया नया डिस्कवरी होता है, तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं? उस थ्योरी को डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे बोर मॉडल भी था। बोर मॉडल भी ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में जैसे रदरफोर्ड पहले आया, उसने कुछ स्टेटमेंट दिए, बोर ने उसका इम्प्रूव्ड फॉर्म बताया था, क्योंकि उसने बोला कि रदरफोर्ड की कुछ स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो बोर मॉडल आया। तो अभी बोर मॉडल भी सही नहीं है। सही कौन सा है? सही तो श्रोडिंगर है। तो यही सेम चीज यहाँ पर भी है। तो डाबर्नियर ट्राइड्स में क्या हो रहा था? उसने स्टेटमेंट्स दिए, वो कुछ ईयर्स तक फॉलो भी हुआ है। तो हर एक जो भी अपन लॉ पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज करने का, सबसे पहले वी विल सी द स्टेटमेंट्स, एंड बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स वी विल सी द लिमिटेशंस, कि उसकी लिमिटेशंस क्या। बच्चे एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, वी आर, हाँ ये चीज तुम बोल सकता है, रूल्स वर्क करने चाहिए एंड ऑल। मतलब तुम किसी चीज के लिए तुमने एक रूल प्रोवाइड किया, अगर वो रूल जो है लेट्स से 100 में से 90 एलिमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थ्योरी एक्सेप्टेबल है, 10% को वी विल लर्न एज एक्सेप्शन। बट अगर सपोज हाँ तुमने कोई रूल प्रोवाइड किया, बट लेट्स से वो जो वो है ना 30-40 एलिमेंट ही फुलफिल कर रहे हैं, इसका मतलब जो मेरा पर्पज है वो एक्चुअल में पर फुलफिल नहीं हो पा रहा है। बच्चे मैं रफली बता रहा हूँ उस टाइम पे कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, मैं जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। उस टाइम पे 25 to 30 ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। 1830 के आसपास की बात है, डाबर्नियर्स के पास।
ओके बच्चे, यस नो, यहाँ तक क्लियर है सबको? डाबरने ने बोला क्या? डाबरने ने क्या किया, उसने है ना इंक्रीजिंग मास नंबर के फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखा, एंड उसके बाद में ही अरेंज द थ्री एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप्स ऑफ थ्री कॉल्ड ट्राइड्स। उसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को रखा, उसको उसने क्या बोल के रखा, ट्राइड्स, इन विच atomic mass of the central element is nearly the arithmetic mean of the atomic mass of the other two elements. If I take, let's say, three elements if I take, so lithium, sodium and potassium. Lithium has mass number 7, potassium has mass number 39. If you take the average of these two, it will comes out 7 plus 39 upon 2. कितना आ जाएगा? 23, which is the mass number of sodium. So we can simply say that these three are following Daburnet's triad and these properties will be similar. बच्चे मैं ये सारे नोट शेयर कर दूंगा, नोट लिखने की जरूरत नहीं, वो सब इसमें लिख के रखा है। डन बच्चे, 2030 तक मास नंबर याद रखो यार, चलेगा? 2030 तक मास नंबर तुमको पता होना चाहिए। टिल 30 तक याद होता है तो इट्स ग्रेट। तो उसने वही बोल के रखा था, एटॉमिक मास ऑफ 2 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो अगर सपोज मैं एग्जाम में तुमको ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता हूँ कि लेट्स से दीज थ्री आर फॉलोइंग, इफ आई टेक, सॉरी, इफ आई टेक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन मास नंबर इज 35 एंड इसका मास नंबर 82, एंड दे आर फॉलोइंग डाबरनेट्स ट्राइड। तो व्हाट विल बी द मास नंबर? मास नंबर ऑफ आयोडीन क्या हो जाएगा? तो क्या कर सकते हैं अपन, अपने पास सेकंड को जो एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट का एटॉमिक नंबर प्लस आयोडीन का x अपॉन 2। तो यहाँ से वी कैन सिंपली रिटर्न एज 162 इज इक्वल टू 35 प्लस x। तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द x, इट्स 127। यस, x विल बी 127। यस नो, दैट इज द मास ऑफ आयोडीन। मतलब मोर और लेस सिमिलर होना चाहिए। तो जिनका भी मास नंबर सिमिलर आ रहा है उसको उसने ट्राइड में रख दिया। ट्राइड में कितने एलिमेंट होने चाहिए? तीन। तो ये एलिमेंट है जो क्या हो रहे थे, ट्राइड्स के रूल को फॉलो कर रहे थे। डन? यस नो? ओके, तो ये तो हो गया। अब आते हैं लिमिटेशंस पे। इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू एलिमेंट्स देयरफॉर डिस्कार्डेड। मतलब अगर 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं तो ऐसा मान लो कि 15 to 18 एलिमेंट पर ही अप्लीकेबल हो रहा था, बाकी एलिमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। प्रॉपर्टी सिमिलर थी बट मास नंबर का ये रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या था? इफ यू हैव द एफ, तुमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स पता है? यस, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी में फिलअप करते हैं, याद है? एफ ई, सॉरी, एम एन, एफ ई, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, इन एलिमेंट्स को लिख के रखा था अपन ने। यस, एम एन है, एफ ई है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, इन एलिमेंट्स को दे आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप कर रहे थे अपन? डी में। तो एक चीज ये ध्यान रखना, अगर तुम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी में फिलअप कर रहे हो तो इन सब की प्रॉपर्टीज क्या आ रही थी? सिमिलर आ रही थी। बट क्या ये तीन एलिमेंट है क्या, या तीन से ज्यादा? ज्यादा है। इसका मतलब एफ ई है, एम एन है, निकल है, कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर है, आर सिमिलर एलिमेंट्स बट could not be placed in the triads because triads we can only place the three elements. Okay? Yes, no, triads में we can only place the
थ्री एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्या था? इट वॉज पॉसिबल दैट क्वाइट डिसिमिलर एलिमेंट्स कुड बी ग्रुप्ड अंडर ट्राइब्स। मतलब अगर मैं इनकी बात करूं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करूं, तो अगर सपोज मैं नाइट्रोजन की बात करूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12 + 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा 14। इट इज द मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन। यस, मतलब फर्स्ट प्लस थर्ड अपॉन टू का अगर मैं समेशन करूंगा, उसका अगर मैं एवरेज दूंगा, तो यू विल गेट द सेकंड का मास नंबर। यस, बट क्या इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है क्या? क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर है क्या? No. क्यों? बिकॉज इफ आई टेक ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्म करता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करता है H2, और वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करता है NH3। तो प्रॉपर्टीज तो सिमिलर नहीं है। तो मतलब ट्रायड का जो फॉर्मूला है वो तो फॉलो कर रहा है, बट प्रॉपर्टीज क्या है? डिसिमिलर। इसका मतलब तुम इसको ट्रायड में नहीं रख सकते हो। यस, यू कैन नॉट प्लेस दीज थ्री एलिमेंट्स इन ट्राइड्स। यस, नो। इसका मतलब वहां से ये चीज डिस्कार्ड होगी। तो पहले हर एक जो भी थ्योरी पढ़ेंगे उसमें स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टेटमेंट होगा, बेस्ड ऑन दैट उस पर क्या होगी? लिमिटेशंस होगी। क्लियर? इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, श्योर। Now we will move to the next one. That is the Newland's law of octet. उसने क्या बोला? He suggested that when the elements are arranged in the order of increasing mass number, the properties of every eighth element are the repetition of the first element, just like the seven notes of the music. All of you know about the seven notes of music. Yes? Yes, no? ठीक है। तो मतलब अगर सपोज हर एट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या आ रही थी? सिमिलर आ रही थी। हर एट एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर आने का मीनिंग, मतलब अगर सपोज तुम्हारे पास कोई फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट के बाद एट एलिमेंट, सेवन ऐड करते जाओ, सेवन ऐड करोगे तो 15। एक मिनट। तो हर एट एलिमेंट फिर 15th का, फिर क्या होगा? सेकंड का किसके साथ मैच करेगा? सेकंड का मैच करेगा नाइन्थ के साथ। यस, और सेवन ऐड करो तो 16th के साथ। इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। यस और नो? इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी तुम्हारे पास? सिमिलर। फर्स्ट 8 15, सेकंड 9 16, थर्ड 10 17। डन। ये वाला स्टेटमेंट, it is a repetition of that of the first element, just like the seven notes of the music. Yes. Next statement, he started the elements having the lowest atomic mass. मतलब इंक्रीजिंग मास नंबर में भी रखा है, हर एक एलिमेंट का तुम्हारे पास वो चीज भी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट था वो कौन सा था? हाइड्रोजन, जो उस टाइम डिस्कवर हुआ था। बीच में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। टोटल 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उस टाइम, और थोरियम वाज द लास्ट एलिमेंट। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड वन मोर थिंग, नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं होके रखा था। नोबल गैस इज नॉट डिस्कवर्ड। डन। यस, नो?
तो टोटल जो एलिमेंट डिस्कवर थे उस टाइम जब न्यूलैंड्स ने अपना ऑक्टेट दिया, दोस वर 56. फर्स्ट एलिमेंट वाज हाइड्रोजन, लास्ट एलिमेंट वाज थोरियम, एंड नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं होके रखा था. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया तुम्हारे पास. ठीक है, नेक्स्ट. अब बात करते हैं उसमें. ठीक है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन था हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को उसने यहाँ रख दिया. उसके बाद था लिथियम. लिथियम को यहाँ. हीलियम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, नोबल गैस है. उसके बाद बेरिलियम. तो टेबल अपन ने कितने का बनाया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो 7 का तक का तो टेबल बना दिया. उसके बाद फोर्थ क्या था, बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. फ्लोरीन के बाद एलिमेंट आना चाहिए था नियॉन, बट नियॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था. दैट्स व्हाई सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. अगेन आर्गन का डिस्कवरी नहीं, तो पोटेशियम एंड कैल्शियम. क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस, नो? उसके बाद स्कैंडियम और वेनेडियम. ऐसा नहीं है कि थोरियम, देखो थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है, अपन थोरियम भी पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल में. उसका एटॉमिक नंबर होता है 90. और बट अभी कौन सा एलिमेंट है, वो 56. इसका मतलब बीच में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनका डिस्कवरी नहीं होके रखा था. यस, क्लियर? ठीक है. उसके बाद अब एक चीज देखो. उसके बाद क्या हो रहा था, स्कैंडियम और वेनेडियम का डिस्कवरी तो नहीं होके रखा था. ठीक है. अगर मैं टाइटेनियम की बात, अब देखो, अगर तुम नॉर्मल अभी पीरियड टेबल की बात करोगे तो अभी पीरियड टेबल में किस तरीके से अरेंजमेंट देके रखा. टाइटेनियम पहले आता है, क्रोमियम बाद में आता है ना. यस, नो? ठीक है, बट एक्चुअल में अगर मैं मास नंबर की बात करूँ ना, तो क्रोमियम का मास नंबर होता है 52 और टाइटेनियम का होता है 48. तो अगर मैं मास नंबर से बात करूं तो टाइटेनियम क्या आना चाहिए, वो पहले आना चाहिए, क्रोमियम बाद में आना चाहिए. यस, नो? यस, नो? बट अगर मैं टाइटेनियम को पहले लिखता, टाइटेनियम को अगर मैं एल्यूमिनियम के नीचे लिखता, और अगर मैं सिलिकॉन के नीचे क्रोमियम को लिखता, तो उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है. क्यों? बिकॉज क्या तुम सबको ये पता है कि एल्यूमिनियम कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करता है? एल्यूमिनियम फॉर्म करता है कौन सा ऑक्साइड? क्या एल्यूमिनियम Al2O3 फॉर्म करता है क्या? और वो क्या होता है? एम्फोटेरिक. यस? यस, नो? वो होता है तुम्हारे पास एम्फोटेरिक. फर्स्ट थिंग. वैसे जो क्रोमियम भी होता है ना, वो भी फॉर्म करता है क्या? वो फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है Cr2O3. और वो भी क्या होता है? एम्फोटेरिक. भले ही इंक्रीजिंग मास नंबर कुछ डिफरेंट है. तो यहाँ पर क्या करें, मैं 20 के बाद, 20 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. 20 के बाद जो अरेंजमेंट है, मास नंबर टाइटेनियम का लेसर है एज कम्पेयर टू क्रोमियम, बट फिर भी मैं क्रोमियम को पहले लिख रहा हूँ एज कम्पेयर टू टाइटेनियम. क्यों? बिकॉज एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो क्रोमियम भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, बट टाइटेनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है. कार्बन कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करता है? CO2. वैसे टाइटेनियम जो फॉर्म करता है वो फॉर्म करता है TiO. इसीलिए उनकी पोजीशन को थोड़ा सा आगे पीछे उसने करके रखा था. फर्स्ट थिंग. सेकंड, उसने क्या किया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के नीचे रखा Mn को, ऑक्सीजन सल्फर के नीचे रखा Fe को. अभी मैं जस्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ, बट एक्चुअली में जो अरेंजमेंट है ना 20 के बाद, ये रैंडम अरेंजमेंट है, ये सही नहीं है. 20 के बाद जो अरेंजमेंट्स हैं वो उतना सही नहीं है. क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट?
ये लिमिटेशन में मैं लिखने वाला, वी विल डिस्कस दिस इन लिमिटेशन। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है फिर देखो ध्यान से, Mn को भी रख दिया, Fe को भी रख दिया, उसके बाद देखो इसने यहाँ पर क्या किया, उसने कोबाल्ट एंड निकल को एक ही स्लॉट में लिखा है, कोबाल्ट एंड निकल को एक ही स्लॉट में रखा है, फिर उसने रखा है कॉपर को, फिर उसने रखा है जिंक। डन। यस नो। अब ऐसा क्यों किया है, इसके बारे में सुनो ध्यान से। क्या लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है क्या, 2s1। सोडियम का जो एंड होता है वो होता है किस पे, 3s1 पे। पोटेशियम का 4s1 पे। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर कितना होता है, कॉपर होता है 3d10 4s1। यस, यस नो। सारे किस पे एंड हो रहे हैं, S1 पे एंड हो रहे हैं। वही अगर मैं बेरिलियम की बात करूंगा तो बेरिलियम की जो होगा वो एंड होगा 2s2, ये एंड होगा 3s2, ये एंड होगा 4s2, और ये एंड होगा तुम्हारे पास 3d10 4s2। यस, यस नो। ठीक है, तो अब देखो, मतलब जनरली जो प्रॉपर्टीज थी ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे भी तुम डिसाइड कर सकते हो। कैसे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास लिथियम है, लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम पोटेशियम है, तो देखो सब S1 पे एंड हो रहे हैं। इसका मतलब वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी मोर और लेस क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर कभी भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टाइप होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। दैट्स वाई, क्योंकि बेरिलियम के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन मोर और लेस, एक सेल नंबर बढ़ गया है, वो 2s में था तो ये 3s में है। एक सेल नंबर बढ़ गया बट इलेक्ट्रॉन अभी भी आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2। यहाँ पर कैल्शियम में भी आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2। वही अगर जिंक की भी बात करूंगा, आउटर मोस्ट में कितने हैं, जिंक 2। तो इसका मतलब टू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, he placed the cobalt and nickel in one slot. I'm again repeating this point. To justify the position of copper zinc, he uh, he mentioned the cobalt and nickel in one slot. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, यस नो? ठीक है, तो ये उस तरीके से उसने अरेंजमेंट कर दिया। बट अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस कैसे होते हैं, जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए या कुछ लोगों ने इसके ऊपर ही कमेंट किया, तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या था, जो लॉ ऑफ ऑक्टेट था ना, ये 20 एलिमेंट्स तक तो बहुत अच्छा अप्लीकेबल था। मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ठीक है, बोरॉन एल्यूमिनियम ठीक है, कार्बन सिलिकॉन ठीक है। बट ऐसा हो रहा था कि लेट्स से अब इफ यू टेक द बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, तो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम को तुमने एक ही ग्रुप में रख के रखा, इसका मतलब उसकी रफली 80 to 90% जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। तुम कंपेयर भी कर सकते थे, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज थी। बट जैसे ही क्रोमियम की बात करें, तो क्रोमियम की एल्यूमिनियम से एक दो प्रॉपर्टीज ही मैच कर रही थी, बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या थी, डिसिमिलर थी। तो जो भी 20 के बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे थे ना, उसके कारण उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो ऊपर वाले एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा। सो द लॉ ऑफ ऑक्टेट इज वैलिड अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल है, उसके बाद वो अप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, क्या फर्स्ट लिमिटेशन सबको क्लियर है? फर्स्ट लिमिटेशन इज क्लियर। Okay. Now let's move to the second limitations. The position of hydrogen along with fluorine and chlorine was not justified on the basis of chemical properties. Even position of hydrogen is not accurately defined in modern periodic table also. हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक डिफाइन ही नहीं है, ठीक है? तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अभी तक तुम्हारे पास डिफाइन नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो एल्कली मेटल्स के साथ मैच करती है, और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हेलोजेंस के साथ मैच करती है। Some properties of hydrogen is matching with alkali metals and some is matching with the halogens.
तो तुम हाइड्रोजन को एल्कली मेटल में अभी मॉडर्न पीरियड टेबल को कहाँ पे रख के रखा है, उसको ग्रुप 1 में रख के रखा है या फिर फ्लोरीन के ऊपर रख के? जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया है? ग्रुप 1। बट तुम उसको फ्लोरीन में भी रख सकते हो, तुम उसको फ्लोरीन में भी प्लेस कर सकते हो। ये एक्चुअल में लिमिटेशन है किसका? मॉडर्न पीरियड टेबल का, जो अपन पढ़ेंगे आगे। बट उसको अवॉइड करने के लिए इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, तो ऐसा कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर है? तो अगर सपोज तुम कभी भी लेट से तुमने NaCl लिया, यू आर टेकिंग NaCl, NaCl में Na के ऊपर क्या चार्ज होता है? NaCl में Na के ऊपर क्या चार्ज होता है? +1। Na अगर +1 है तो Cl के ऊपर क्या होता है? -1, सबको पता। Na प्लस में Na प्लस और Cl माइनस के आयंस रहते हैं, यस यस नो। और वही इफ आई टेक द NaH, तो NaH में क्या रहता है? सोडियम तो मेटल है, तो मेटल पे तो हमेशा क्या आएगा? +1। तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? क्या -1 आएगा क्या? यस नो? यस। तो यहाँ पे देखो नॉन मेट एक्चुअल में ऐसा होता है, ये मैं आगे भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जब नॉन मेटल्स होते हैं ना, तो नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन शो करता है -1। नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन विल शो -1। ठीक है, बट वही अगर सपोज तुमने HCl लिया, इफ यू टेक HCl, HCl कैसे ब्रेक होता है? वो ब्रेक होगा H+ एंड Cl-, यस। सो नॉन मेटल क्या, मेटल्स के साथ, मेटल्स के साथ क्या करता है? वो -1 शो करता है। और Cl क्या है? नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल के साथ वो क्या करता है? वो +1 शो करेगा, यस। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो मतलब हाइड्रोजन +1 भी शो कर रहा है, +1 शो करने का मतलब वो एल्कली मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, और -1 शो करने का मतलब वो हेलोजेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन की तरह भी बिहेव कर सकता है, एंड हेलोजेंस की तरह भी बिहेव कर सकता है, यस। यस नो? चलो, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। तो सेकंड लिमिटेशन सबको क्लियर, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अलोंग विद फ्लोरीन एंड क्लोरीन वाज नॉट जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यस। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? Okay, now let's move to the next point. He placed the more than one element in one slot to fit the element of the table in cobalt and nickel. To justify the position of copper and zinc, उसने क्या किया? कोबाल्ट एंड निकल को एक ही स्लॉट में रखा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कोबाल्ट को यहाँ रखता, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो फिर कोबाल्ट को यहाँ रखता, फिर निकल को यहाँ रखता, कॉपर फिर कैल्शियम के नीचे आता। तो कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली क्या होता? डिफरेंट होता, यस यस नो? So to justify the position of cobalt and nickel, he placed the cobalt. So to justify the position of copper and zinc, he placed the cobalt and nickel in one slot. Yes. Okay. Then next, and एक तो ये पॉइंट हो गया, एंड दिस सिमिलर एलिमेंट्स हैव बीन ग्रुप, उसने साथ में साथ एक स्टेटमेंट क्या दिया? दिस सिमिलर एलिमेंट्स जो हैं have been grouped which is not against the aim of the classification। मतलब Fe की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन और सल्फर के साथ मैच नहीं करती, बट फिर भी मैंने Fe को क्या करके रखा है? ऑक्सीजन एंड सल्फर के नीचे रख के रखा है, जो कि गलत है, यस, विच इज नॉट ट्रू। तो ये तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट हो गया? ये तुम्हारे पास पॉइंट हो गया थर्ड। He placed more than one element in one slot to fit the element in the table, and the dissimilar elements have been grouped, which is against the aim of classification. Done.
ओके ना, चलो। नाउ सबसे जो इम्पोर्टेंट थी डिस्कवरी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था ये, इस लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जो थ्योरी था वो डेवलप हुआ था। बच्चे देखो, थ्योरी जो डेवलप होता है ना, अगर लेट से तुमने कोई थ्योरी लिया, ठीक है, वो कुछ ईयर तक अप्लीकेबल है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होगी, तो जो नया डिस्कवरी होगा ना, वो उस लिमिटेशंस के क्राइटेरिया को ध्यान में रख के करेंगे। तो सबसे जो नेक्स्ट जो पार्ट था, नेक्स्ट जो डिस्कवरी था, इट इज अ मैंडलीव। तो मॉन्डलीव ने इस पॉइंट को ध्यान में रख के रखा। तो वो पॉइंट क्या है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस इट इज डिफिकल्ट टू फिट देम। उसको फिट करना डिफिकल्ट हो रहा था। जब नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ तो उसको फिट करना क्या हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? मतलब अगर सपोज हीलियम डिस्कवर हुआ, अगर हीलियम कभी भी डिस्कवर होगा, तो फिर तुम हीलियम को यहाँ रखो, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, 1। हीलियम, क्योंकि अपन तो मास नंबर के फॉर्म में रख रहे हैं, 4। लिथियम का कितना है, 7। अगर तुमने हीलियम को यहाँ रख दिया, तो लिथियम तो आगे शिफ्ट हो जाएगा ना यार। यस नो? फिर तुम्हारा फ्लोरीन यहाँ पर कहीं पर आएगा, सब कुछ, सबकी पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगी। हाइड्रोजन के नीचे क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। फ्लोरीन फिर हीलियम के नीचे आएगा। तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि अगर तुमने हीलियम की नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद सारी जो पोजीशन जो उसने बना के रखी थी, वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। यस? यस नो? तो फोर्थ पॉइंट वही है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस इट बिकम डिफिकल्ट टू फिट दैम। तुम उसको फिट नहीं कर सकते हो। क्या ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सबको क्लियर? क्या यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है इन दो लॉज में? यस नो? ओके चलो लेट्स स्टार्ट। सिमिलर था मॉडर्न पीरियड टेबल भी, बट इसमें याद नहीं रखना है, ठीक है। बट इसमें है ना, इसकी ना बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन दी थी, तो उस पे अपन फोकस करेंगे यार, ठीक है। अपने को ये पीरियड टेबल याद भी नहीं रखना है, बट उसने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट और अच्छी इंफॉर्मेशन थी, तो उसके बारे में वी विल डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनली द फिजिकल, उसका एक स्टेटमेंट दिया था। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर एलिमेंट्स आर सॉरी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वो एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और मॉजले का जो नेक्स्ट जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, उसका स्टेटमेंट था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक। किसी को पता है मॉडर्न पीरियड टेबल का स्टेटमेंट क्या था? एटॉमिक नंबर, ठीक है। बट इससे पहले जो मैनली ने जो थ्योरी दिया था, वो क्या बोल के रखा था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनली पीरियोडिक टेबल, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, फर्स्ट थिंग। 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। नोबल गैस का डिस्कवरी उस टाइम भी नहीं हुआ था, नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। He was the first scientist to classify the element in a systematic manner in horizontal rows and a vertical column. That's why we call the Mosley is called the systematic manner में उसने ढंग से रखा था, इसलिए उसको बोलते हैं it is the father of periodic table. इसका वर्क बहुत अच्छा था, मतलब इसमें भी लिमिटेशन है, बट इसके बहुत सारे फीचर्स भी हैं, पोस्टुलेट्स भी हैं, फीचर्स भी हैं जो काफी अच्छे थे। हॉरिजॉन्टल रोज को जो है, पहले उसने हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोले थे, पीरियड्स, एंड देयर वर 7 पीरियड्स इन द मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, फोर्थ पॉइंट। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है, वर्टिकुलर कॉलम्स आर कॉल्ड एंड देयर वर 8 ग्रुप इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। 8 वर्टिकुलर कॉलम थे और 7th जो थे तुम्हारे पास ग्रुप्स थे, क्लियर? यस नो? तुमको यहाँ पे ज्यादा सीरीज दिख रहा होगा, ग्रुप तो तुम्हारे पास 8 ही दिख रहे होंगे, 7 थी, सॉरी इन्होंने कुछ तो मिस्टेक किया। ग्रुप तो तुमको 1 2 3 4 5 6 7 8 ही दिख रहे होंगे, इसने 8 नहीं लिखा, गलत लिखा है वो, ठीक है। मतलब सब पॉइंट्स पे आते हैं, स्पेस छोड़ा नहीं छोड़ा, सब कुछ पे आएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत करेक्शंस हैं, अपने को इसमें क्या क्या याद रखना है, दैट आल्सो वी विल डिस्कस, सो डोंट वरी।
अब इसने जो सबसे अच्छी चीज जो बोली थी ना, वो इसने दो चीजें बोली थी। उसने है ना, देखो मैक्सिमम एलिमेंट जो है, अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो किसके साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं? मैक्सिमम एलिमेंट किसके साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हर एक एलिमेंट का तुम्हारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ तो प्रोडक्ट होगा। यस, यस, नो। तो उसने क्या किया, उसने है ना इसने जो स्टेटमेंट्स दिए थे, इसने वो स्टेटमेंट देने के बाद साथ साथ उसने रिएक्टिविटी के बेसिस पे भी कमेंट किया। जो इसका प्रेडिक्टेबल था, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, इट इज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। डन। ठीक है। तो उसने क्या स्टेटमेंट दिए थे? आर क्या है यहाँ पे? एलिमेंट है। जो भी R2O टाइप कंपाउंड फॉर्म कर रहा है उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा। एक्चुअली में वो कर क्या रहा है, वो ऐसे रख रहा है, R2 फिक्स रख रहा है, ऑक्सीजन के नंबर को बढ़ा रहा है R2O। फिर नेक्स्ट में क्या लिखेगा? R2O2 लिखेगा, जिसको तुम RO लिख सकते हो। नेक्स्ट में क्या है? R2O3। नेक्स्ट में क्या आएगा? R2O4 आएगा, जिसको RO2 लिख सकते हो। इस तरीके से उसने ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी के बेसिस पे उसको अरेंज किया। क्या ऑक्सीजन का सबको क्लियर है? जो भी R2O टाइप कंपाउंड फॉर्म करा उसको फर्स्ट में लिखा। जो भी मतलब उसने स्टेटमेंट वो एटॉमिक मास का देने के साथ साथ इनकी रिएक्टिविटी पे भी कमेंट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी हाइड्रोजन के साथ RH फॉर्म कर रहा है उसको फर्स्ट में, जो भी RH2 फॉर्म कर रहा है उसको सेकंड में, जो भी RH3 फॉर्म कर रहा है उसको थर्ड में, RH4, वापिस RH3, वापिस RH2 और वापिस RH। दोनों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए। अगर कोई RH फॉर्म कर रहा है तो भी चलेगा, R2O फॉर्म कर रहा है तो भी चलेगा, दोनों में से एक भी कंपाउंड फॉर्म करेगा तो उसको उस एलिमेंट में रख दिया था उसने। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन। आर यहाँ पर क्या है? आर यहाँ पे जो है वो एलिमेंट है। आर यहाँ पर क्या लेके रखा है उसने? एलिमेंट। आर यहाँ पे है एलिमेंट। तो हाइड्रोजन, तो क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ H2 फॉर्म करता है क्या? सब लोग थोड़ा ध्यान से देखना आप, ठीक है? अगर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड करूंगा तो H2 फॉर्म करेगा, यस। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन रखूंगा तो H2O फॉर्म करेगा, यस और नो? वैसे अगर मैं लिथियम की बात करूं, बच्चे लोग एक चीज तुमको, आई थिंक ये सबको पता होगा, लिथियम का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, यस। वैलेंसी ऑफ लिथियम इज 1 एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, यस। इसका मतलब, और सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला भी पता होगा। सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है ना, ऐसे करते हैं अपन। नाइन्थ में पढ़ा होगा, नाइन्थ या एट्थ में। इसका मतलब लिथियम भी कैसा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है? क्या लिथियम भी R2O फॉर्म कर रहा है क्या? इंक्रीजिंग मास नंबर में लिख रहे हैं, साथ साथ रिएक्टिविटी भी देख रहे हैं। तो दो क्राइटेरिया है यहाँ पे जो चेक करने हैं। मास नंबर भी चेक करना है और साथ ही साथ रिएक्टिविटी भी चेक करना है। डन सबको ये वाली चीज? यस, नो? और लिथियम वही, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ बात करूं तो लिथियम का वैलेंसी होता है 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी भी होता है 1, तो LiH फॉर्म करता है, तो RH भी फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब उसके बाद अगर तुमने हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया, अगर तुमने हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया, उसके बाद उसने ये यहाँ पे क्या कर दिए, ये एम्प्टी स्पेस छोड़ के रखे हैं, बिकॉज नेक्स्ट क्या है? लिथियम। लिथियम भी हाइड्रोजन जैसे कंपाउंड ही फॉर्म कर रहा है, तो लिथियम को मैं नेक्स्ट में रखूंगा, यस। यस, नो?
किसी को कुछ भी डाउट है माइक ऑन करके उसी टाइम पूछ लेना है यार, वेट नहीं करना है अपने को। फिर आए बेरिलियम। बेरिलियम कौन सा, फिर से मैं रिपीट कर, बेरिलियम के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करता है, बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ बीईओ फॉर्म करता है, क्या ये सबको पता है? बेरियम ऑक्साइड, सुना है इसके बारे में, यस नो? ठीक है, तो बेरियम क्या फॉर्म करता है ऑक्साइड का, बेरियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसका मतलब लिथियम के जस्ट बेरिलियम को मैं कहाँ रखूंगा, ग्रुप टू में रखूंगा, ग्रुप टू में रखूंगा बेरियम को। और वो हाइड्रोजन के साथ तुमने माइट भी कोई रिएक्टेंट नहीं देख के रखा होगा, बट ये तुम पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, ये लिथियम के लिए हो गया, ये बेरिलियम के लिए हो गया। बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ बीओ बनाता है और हाइड्रोजन के साथ BH2 बनाता है, माइट भी ये नहीं देख के रखा होगा तो। उसके बाद अगर मैं बोरॉन की बात करूं, बोरॉन कौन सा ऑक्साइड बनाता है, बोरॉन बनाता है B2O3, यस, यस नो? इसलिए नेक्स्ट को बोरॉन में रख दिया, देखो B2O3। क्या अरेंजमेंट समझ में आ रहा है वो कैसे कर रहा है? हेलो। उसके बाद क्या था, कार्बन, कार्बन को रखो CO2। उसके बाद क्या था, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को रखो N2O5। उसके बाद सल्फर को रखो SO3। उसके बाद फ्लोरीन। हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, फ्लोरीन जो है वो F2O7 नहीं बनाता है। क्या फ्लोरीन F2O7 बनाता है क्या? क्या फ्लोरीन F2O7 बनाएगा क्या? सॉरी, क्या तुमने F2O7 कभी देखा है क्या, फॉर्मूला देखा है कभी? नो। इसका मतलब ये ऐसा F2O7 तो नहीं बनाता। सर फ्लोरीन को फिर इसमें क्यों रख के रखा है? अब हाइड्रोजन के साथ देखो, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाना है, RH बनाना है। RH मतलब क्या HF बनता है क्या? क्या HF बनता है? HF, एसिड, एसिड सुना होगा ना, HF, HCl, HBr, HI, एसिड बनता है एसिड। इसलिए उसने फ्लोरीन को रख दिया। फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन? अरे फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, नोबल गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, सोडियम। तो सोडियम कैसा ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम लिथियम जैसा ऑक्साइड ही फॉर्म करता है। कैसा? वो फॉर्म करता है Na2O और NaH जो अभी ऊपर लिखा था। तो नेक्स्ट एलिमेंट को रख दिया किसमें, सोडियम में, सोडियम नेक्स्ट। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तुम कुछ भी चीजें देख सकते हो, मैग्नीशियम MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3। सर अच्छा, मैंने सल्फर को गलती से बोल दिया था, यहाँ पे अगर R है तो ऑक्सीजन O4 तो फॉर्म नहीं करता है, पर अगर मैं हाइड्रोजन के साथ देखूं तो हाइड्रोजन के साथ क्या वो H2O फॉर्म करेगा, यस। RH2 मतलब H2O, यस और नो? इसका ऑप्शन को वहां रख दिया। सल्फर SO3, यस। क्लोरीन, क्लोरीन दोनों फॉर्म करता है, क्लोरीन तुम्हारे पास Cl2O7 भी फॉर्म करता है, और साथ ही साथ वो H हाइड्रोजन के साथ भी फॉर्म करता है। दोनों में से किसी, मतलब तीन चीजें हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग मास नंबर में होना चाहिए। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है अभी तक? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुननी है अपने को। फिर नेक्स्ट रख दिया पोटेशियम, नेक्स्ट रख दिया कैल्शियम। उसके बाद देखो, अब आया टाइटेनियम। स्कैंडियम का डिस्कवरी नहीं होके रखा था इस टाइम तक, स्कैंडियम जो है इसका डिस्कवरी नहीं होके रखा था इस टाइम, जो है गैलियम जो है इसका डिस्कवरी भी नहीं होके रखा था इस बार, जो जर्मेनियम जो है इसका डिस्कवरी भी नहीं होके रखा था। तो जब ये अरेंज करने गए तो कैल्शियम के बाद सीधा एलिमेंट जो डिस्कवर था वो था टाइटेनियम। कैल्शियम के बाद जो सीधा था वो क्या था, टाइटेनियम। और टाइटेनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, मैंने अभी ऊपर भी बताया था तुमको कि टाइटेनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है, क्या फॉर्म कर रहा है टाइटेनियम, TiO2। इसका मतलब उसने क्या कर दिया, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ दी। क्या किया उसने, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस ही छोड़ दी। उसके बाद उसने टाइटेनियम को लिख लिया।
उसके बाद उसने क्या कर लिया, यहाँ पर टाइटेनियम को रखा। क्लियर? यस नो? और टाइटेनियम को रखने के साथ साथ उसने एक और चीज की, वो भी मैं तुमको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि तुमको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। टाइटेनियम को उसने जो रखा ना, उसने इसे साइड में रखा। उसका रीजन मैं तुमको बताऊंगा बाद में। टाइटेनियम को यहाँ पे रखा क्यों? बिकॉज ये क्या फॉर्म कर रहा था, TiO2। फिर वेनेडियम की बात करते हैं। ये चीजें ऐसी है जो तुम आगे फ्यूचर में पढ़ोगे, मैं तुमको अभी बता रहा हूँ। ये तुमको याद रखना है, टाइटेनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर TiO2 फॉर्म करता है। वो वेनेडियम के साथ कंबाइन होके, ये मैं सब कुछ हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, उसको रहने दो, एंड ये भी हटा देता हूँ, एंड ये भी हटा। बाकी पीरियड टेबल को अपन फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, एंड इसको भी हटा। इसका रीजन मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैंने क्यों हटाया है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने को, बट अभी के लिए टाइटेनियम यहाँ रखा, वेनेडियम को भी उसने यहाँ रखा। और वेनेडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर V2O5 बनाता है। जैसे ऊपर देखो R2O5 है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया। वही अगर मैं नेक्स्ट, वेनेडियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यस। वेनेडियम के बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम जो है ना, वो CrO3 भी बनाता है। क्रोमियम Cr2O3 भी बनाता है और CrO3 भी बनाता है। तो क्रोमियम को उसने ना ऐसे साइड में रखा। क्रोमियम के पास था मैंगनीज, तो मैंगनीज को उन्होंने यहाँ रखा। और मैंगनीज कौन सा ऑक्साइड बनाता है? वो बनाता है Mn2O7। साइड में क्यों रख रहे हैं इसका डिस्कशन करेंगे, अभी अपना वो कंसर्न नहीं है कि साइड में क्यों रख रहे हैं। उसके बाद क्या तुमको पता है कि पोटेशियम के जस्ट नीचे कॉपर आएगा? यस और नो? पोटेशियम के जस्ट नीचे कॉपर को रखना है, कैल्शियम के जस्ट नीचे जिंक को रखना है। यस नो? क्या सबको ये पॉइंट याद है? टू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो कॉपर को अपन ने क्या रखेंगे, ऐसे साइड, सॉरी, कॉपर को ऐसे साइड में रख देंगे। और वैसे जिंक को भी क्या कर देंगे, साइड में रख देंगे। यहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया है। सर आप ऐसे साइड में क्यों रख रहे हो? अगेन मैं चीज बता रहा हूँ। टू जस्टिफाई दी पोजीशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, उसने Fe कोबाल्ट निकल को, यहाँ पे उसने कॉपर गलत लिखा है, उसको हटा देते हैं। यहाँ पे उसने कॉपर गलत लिखा है, यहाँ पे उसने Ag गलत लिखा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे उसने प्लेटिनम, ठीक है, फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, उसने Fe कोबाल्ट एंड निकल को एक ही स्लॉट में रखा। To justify the position of copper, zinc, he arranged the three elements in one slot. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस नो? डन? यस? तो ये अरेंजमेंट तो हो गया। अब एक चीज सोचो, एक्चुअल में क्या था। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। या पहले अपन पॉइंट्स भी देखते रहते हैं। वर्टिकुलर कॉलम को उसने क्या बोल के रखा था? एक 8 तो उसके अंदर ग्रुप थे, 1 से लेके 8 तक ग्रुप थे, और 7 उसके अंदर हॉरिजेंटल रोज थी। तो अपने को यहाँ पे 7 से ज्यादा दिख रहा है। यस? यस नो?
अब इसका मीनिंग क्या है उसका समझना। एक्चुअल में क्या था सर, देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। अपने को जिंक तक ही देखना है, जिंक के बाद नहीं भी देखोगे तो चलेगा। अपने को याद भी नहीं रखना है, जिंक तक भी अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो चलेगा। बट एक्चुअल में क्या किया इन्होंने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज तो सिमिलर थी, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर था, बट कॉपर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से मैच नहीं कर रही थी। उसलिए उसने हर एक ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। क्या लास्ट वाले को सब ग्रुप में डिवाइड करने की नीड है क्या? नो। इसका मतलब टोटल ग्रुप्स कितने हैं? टोटल ग्रुप तो 8 है, बट अगर मैं सब ग्रुप को काउंट करूं तो टोटल सब ग्रुप के साथ ग्रुप्स कितने होंगे? टोटल सब ग्रुप्स कितने होंगे? हर एक ग्रुप में दो और सब ग्रुप है, तो टोटल 7 into 2 कितने हो जाएंगे? 15। यस। मतलब अगेन इसके अंदर ध्यान में क्या रखना है कि, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज तो मैच कर रही थी, बट कॉपर की कुछ प्रॉपर्टीज जो है इन एलिमेंट के साथ मैच तो नहीं कर रही थी। उनका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर था। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 4s1। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10 एंड 4s1। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट मैक्सिमम प्रॉपर्टीज क्या कर रही है? डिफर कर रही है, बिकॉज वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो उसको सेपरेट करने के लिए उसने एक ही ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो कॉपर को उसने किस में रखा है? देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको तो उसने रखा है फर्स्ट के ए ग्रुप में, बट कॉपर को उसने रखा है फर्स्ट के बी ग्रुप में। यस और नो? यस। वही जिंक के अंदर बात करें, जिंक का जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या होगा? सेकंड बी होगा। क्लियर? जिंक के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट डिस्कवर होके रखा था वो था आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो ऑक्सीजन के साथ, आर्सेनिक जो है वो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करता है AS2O5। ये फॉर्म करता है AS2O5। इसीलिए तुमने यहां पर अगेन दो स्लॉट्स एम्प्टी छोड़ के रखे हैं। सर आपने ऊपर वाले में तो बी में रखा, नीचे वाले में ए में रखा, क्योंकि ऊपर वाला जो एलिमेंट था वो डी ब्लॉक का एलिमेंट था, और नीचे जो एलिमेंट डिस्कवर होके रखे थे वो पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो each group into seventh is divided into A and B subgroup. A subgroup elements are called a normal element and B subgroup element are called the transition element. ट्रांजिशन एलिमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा? वी विल लर्न। ठीक है, अभी मोस्टली नेक्स्ट क्लास में विल सीख है व्हाट आर द एलिमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बट इसने क्या बोला, जो भी ए में है वो तो नॉर्मल एलिमेंट है, जो भी बी में है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। एट ग्रुप वाज कंसिस्ट ऑफ ए 9 एलिमेंट इन द 3 ग्रुप, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। Fe, कोबाल्ट एंड निकल। क्यों रखा था एक ही ग्रुप में? टू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। क्या ये पॉइंट भी सबको क्लियर टिल 7th तक? मतलब स्टार मार्क के अंदर जनरली दे आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। स्टार एलिमेंट क्यों करके रखा है? बट अपने को इतना ही देखना है अपन, अभी मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि स्टार वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या है तुम्हारे पास? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अपन को इस पूरे को पूरा नहीं पढ़ना है, मतलब इतना हो गया, मतलब इतना इनफ है अपने लिए। यस, नो? क्लियर?
तो इसने क्या करके रखा था, जो उसका लिमिटेशन था, उसका लिमिटेशन क्या था, उसका लिमिटेशन था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज, या फिर उसने एम्प्टी स्पेसेस नहीं छोड़ के रखे थे कि कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होके रखा है तो एम्प्टी स्पेसेस नहीं छोड़ के रखे थे, बट इसने एम्प्टी स्पेसेस छोड़ के रखे थे। यहाँ पे देखो, मतलब मैनलीव का काम इतना अच्छा था, उसने है ना उसी टाइम ये क्या कर दिया था, ये बता दिया था कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा। एल्यूमिनियम के नीचे बोरॉन की फैमिली में दो ऐसे एलिमेंट है वो डिस्कवर होंगे, कार्बन के नीचे दो ऐसे एलिमेंट है जो डिस्कवर होंगे। तो ये उसने पहले ही बता दिया था। क्लियर? ओके, यस, नो? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो उसने मतलब एलिमेंट डिस्कवर होने से पहले ही बता दिए थे बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी कि यहाँ पे कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा, इसीलिए इसका वर्क जो था वो बहुत अच्छा काम था एज कंपेयर टू अदर साइंटिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये तो सबको समझ में आता है। उसके बाद मेरिट और एडवांटेज ऑफ द मेनली यूक्लिडिक टेबल। Study of element. First time all known elements were classified into group according to their similar properties. So study of the property of elements become easier. मतलब स्टडी ऑफ एलिमेंट थोड़ा सा इजी हो गया था। उसने कुछ एलिमेंट को पहले ही डिस्कवर कर दिया था। वो डिस्कवर थे उसको, देखो, दीज वर द एलिमेंट्स फ्रॉम whom पोजीशन, देखो ये वाला स्टेटमेंट, these were the elements for whom position and the properties were well defined by Mendeleev even before the discoveries, and he left the blank spaces for them in this table. उसने blank space ही छोड़ दिए थे। ठीक है, उसको उन्होंने नाम भी दे के रखा था। इसको इन्होंने नाम भी दे के रखा था क्या, यहाँ पे जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ, यहाँ पे कोई बता सकता है अभी एलिमेंट कौन सा मैं लिखने वाला, 21st एलिमेंट कौन सा था? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का डिस्कवरी हुआ नहीं था, पर उसने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर कोई तो एक एलिमेंट आएगा। अगर जो एलिमेंट पहले आएगा उसको उसने क्या बोल दिया, अक्का बोरॉन। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अक्का बोरॉन मतलब अक्का बोरॉन किसका एक और अल्टरनेटिव नेम है, तो स्कैंडियम का। फर्स्ट थिंग, उसके बाद देखो एक और स्पेस यहाँ पर एम्प्टी है। क्या किसी को पता है जिंक के बाद कौन सा एलिमेंट होता है? इज देयर एनीवन जिसको पता है जिंक के बाद कौन सा एलिमेंट होता है? इट्स गैलियम, यस। जिंक के बाद एलिमेंट कौन सा होता है? गैलियम। इसके बाद एलिमेंट कौन सा होता है? जर्मेनियम। तो बोरॉन का जो नाम था, इसको तो दिया अक्का बोरॉन, बट यहाँ पे जो ये था, इसको नाम क्या दे देंगे? अक्का एल्यूमिनियम। इसको नाम क्या दे देंगे? अक्का सिलिकॉन। तो इसका मतलब जो जर्मेनियम था, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अक्का बोरॉन क्या है? स्कैंडियम। अक्का एल्यूमिनियम क्या है तुम्हारे पास? अक्का एल्यूमिनियम क्या होगा? गैलियम। अक्का सिलिकॉन क्या होगा? जर्मेनियम। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डन? क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन अपने को ध्यान में रखनी है, वो है ये वाला एलिमेंट भी डिस्कवर नहीं था, तो ये इसका नाम दे के रखा था इसके बेसिस पे। और ये जो एलिमेंट है ये होता है टेक्नीशियम। इट इज द टेक्नीशियम मॉलिब्डेनम के बाद। बच्चे प्रॉपर्टीज जो है बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों से सिमिलरली मैच करेगी बच्चे, बिकॉज स्कैंडियम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट था ना। उसने ऐसे ही नाम दे के रखे थे कि ऐसा कुछ तो डिस्कवर होगा। वो उसको अब जो यहाँ पे जो है ना, इसको इसको भले वो डी ब्लॉक का है, पर उसने अक्का बोरॉन बोल दिया, क्योंकि उससे एक को अक्का बोरॉन बोल दिया, एक का अक्का एल्यूमिनियम बोल दिया। कुछ भी नाम देना था सो दैट वो फर्दर उसके बाद कमेंट कर पाए। ऐसा थोड़ी कि स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज बोरॉन से मैच करती है, वो वैसे भी बी सब ग्रुप में है।
उसको नाम डिस्कवरी पहले ही कर दिया था, तो ऐसे ही नाम दे के रखा था उसने, वो कुछ भी नाम दे सकता था उनको। और वही मैंगनीज के नीचे भी एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उसको बोला उसने अक्का मैंगनीज उस टाइम, और अभी उसको बोलते हैं टेक्नीशियन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। तो मतलब उसने ब्लैंक स्पेस छोड़ने के कारण उसने एलिमेंट का प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया, कैसे एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। ठीक है, ऐसे एलिमेंट फ्यूचर में क्या होंगे, डिस्कवर होंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस नो? तो ये उसका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर तुम लॉजिकली देखोगे ना, क्या नोबल गैस की प्रॉपर्टीज किसी के साथ मैच करती है क्या? क्या नोबल गैस की प्रॉपर्टीज किसी के साथ, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स दिखे हैं, किसी के साथ मैच कर रही है? ना, किसी के साथ भी मैच नहीं कर रही है नोबल गैस की प्रॉपर्टीज। नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, बट इसका काम काफी अच्छा था। नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं होके रखा था, बट लेट्स से इसने कभी डिस्कवरी किया, जैसे 1905 में डिस्कवरी किया, उसके बाद कुछ ईयर्स के बाद ये ट्रीटेबल एक्सेप्टेबल था। बट जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर हुए, तो वहां पर लोगों ने बोला कि यार ये तो अब प्रॉब्लम हो गई नोबल गैसेस के कारण। तो उसने क्या किया, उसने नोबल गैस के लिए, क्योंकि नोबल गैस की प्रॉपर्टीज किसी के साथ मैच नहीं कर रही, इसके लिए उसने एक एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया, जिसको नाम दिया उसने जीरोथ ग्रुप फॉर नोबल गैस। और ये कब बनाया, ये उसने स्टार्टिंग में नहीं बनाया था, उसने उसने बाद में उसको एडिट किया, अपडेट किया। कब? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ। यस, क्लियर? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? तो ये पॉइंट भी अपने को ध्यान में रखना। तो अगर मेरे को एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि मैंडलीव की पीरियड टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने हैं, तो आई विल से 8+1। 8+1 ग्रुप है। सब ग्रुप कितने हैं? 1 से लेकर 7 वाला ए बी ग्रुप में सब ग्रुप बनाएगा, 8 और 0 क्या रहेंगे, इंडिविजुअल रहेंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? सबसे जो इंपॉर्टेंट मेरिट है वो ये है, इसका इंपॉर्टेंट मेरिट सबसे इंपॉर्टेंट है। 18 सब ग्रुप के साथ, अगर सब ग्रुप के साथ अगर मैं इन्वॉल्व करूंगा, तो यस 16 सब ग्रुप हो सकते हैं। डन? आगे बढ़े। अब एक चीज ध्यान रखो, ये मैं तुमको एक चैप्टर आएगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसमें यू कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट, कैसे? एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, उसने है ना कुछ एलिमेंट थे उसके एटॉमिक वेट में करेक्शन ही कर दिया। तो करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक वेट, कुछ कुछ एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट था वो डाउटफुल था, तो करेक्शन वर डन इन द एटॉमिक वेट ऑफ द सम एलिमेंट। इनिशियली इट वाज फाउंड दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम इज 4.5 एंड इट इज अ ट्राईवैलेंट। बेरिलियम को इनिशियली ट्राईवैलेंट अज्यूम किया था, और एटॉमिक वेट का एक फॉर्मूला होता है ये चीज अभी अपने को लर्न करनी है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये अपन सीखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। बट उसने एक फॉर्मूला क्या दिया था, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अगर तुम इस बेसिस पे कमेंट करोगे, इस बेसिस पे अगर तुम कमेंट करोगे कि वैलेंसी अगर पहले पहले में कितना अज्यूम किया था 3, और इक्विवेलेंट वेट कितना था उसका 4.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये 13.5 आ जाएगा। यस? यस नो? बट एक्चुअल में इसका क्या, पहले 13.5 जो था पहले एक्सेप्टेबल था, पर अगर इसका 13.5 होगा, तो मैं बेरिलियम को कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, बेरिलियम को तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। यस और नो?
पहले बोरॉन लिखूंगा, कार्बन लिखूंगा, फिर बेरिलियम लिखूंगा। यस, हेलो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो इक्विवेलेंट वेट एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हो, एक फॉर्मूला होता है वैलेंसी। वैलेंसी भी अभी नहीं पता, वैलेंसी तो यही हो गया यार। लिथियम का वैलेंसी कितना है यहाँ पे 1, बेरिलियम का वैलेंसी कितना होता है 2, बोरॉन का वैलेंसी कितना होता है 3, इस तरीके से जो उसके ऊपर वैलेंसी तो सबको पता होगा ना, वैलेंसी। बोरॉन का वैलेंसी कितना होता है 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, तभी फॉर्मूला क्या आता है B2O3। यस। तो पहले इनिशियली क्या था, बेरिलियम के वैलेंसी को भी 3 अज्यूम किया था। 3 अज्यूम करोगे उसका एटॉमिक वेट कितना आएगा 13.5, पर 13.5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 13.5 होता उसको कार्बन के भी बाद में लिखते। बट ऐसा तो कर नहीं सकते, बिकॉज बेरिलियम की प्रॉपर्टीज तो, बेरिलियम तो ऑक्सीजन के साथ बीओ फॉर्म करता है, तो उसकी वैलेंसी में करेक्शन किया। Initially, it was found that equivalent weight of beryllium is 4.5. So trivalent, so the weight of the beryllium was 13.5. There is no space in Mendeleev table for this element. So after correction, it was found that beryllium जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसा कंपाउंड फॉर्म करता है, बेरिलियम जो है ऑक्सीजन के साथ बीईओ फॉर्म करेगा। यस, यस, नो। तो उसका वेट अब कितना होना चाहिए, इसका उसकी वैलेंसी कितनी है, इसका वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा या 2 होगा, इसका वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा या 2 होगा, इसका वैलेंसी 2 होगा। तो अगर वैलेंसी 2 होगा तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, क्या मास नंबर 9 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली मास, इसलिए बेरिलियम को कहाँ रख के रखा था, फिर देखो उसको लिथियम और बोरॉन के बीच में रख के रखा था बेरिलियम। तो इसने, इसका वर्क इतना अच्छा था कि बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक वेट में इन्होंने करेक्शन किया था। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, एयू, प्लेटिनम, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे। क्लियर? यस, नो। किसी को भी डाउट है इस पॉइंट तक, दे कैन टर्न ऑन देयर माइक और दे कैन आस्क देयर डाउट्स। अगर सबको क्लियर तो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द डिफेक्ट ऑफ Mendeleev प्रेडिक्टेबल। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? यस, नो। चलो, तो डिफेक्ट्स में क्या है, पोजीशन जो थी हाइड्रोजन की अनसर्टेन थी। हाइड्रोजन की तुम है ना, हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में भी रख सकते हो और सेवंथ ए में भी रख सकते हो। फर्स्ट ए मतलब एक तरीके से ग्रुप 1, सॉरी कुछ भी मत लिखो इसको अभी, ग्रुप 1 में भी रख सकते हो, ग्रुप 7 में भी रख सकते हो। देखो, इसको तुम फर्स्ट के ए में भी रख सकते हो, इसको तुम सेवंथ के ए में भी रख सकते हो। तो हाइड्रोजन की, इवन हाइड्रोजन की पोजीशन तो अभी तक अनसर्टेन ही है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, नो सेपरेट पोजीशन फॉर गिवन इन द आइसोटोप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज जो नेक्स्ट डिस्कवरी होगा वो इसके बेसिस पे होगा। अगर मैंने आइस, इसने क्या बोल के रखा था, इसने जो था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास के बेसिस पे कमेंट किया था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कमेंट किया था। एटॉमिक मास, इसका मतलब इंक्रीजिंग मास ऑर्डर के फॉर्मेट में लिखना है। यस, इंक्रीजिंग मास नंबर के फॉर्मेट में लिखना है। यस और नो? यस। अगर तुम इंक्रीजिंग मास नंबर के फॉर्मेट में लिखोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी पता है, तो मास नंबर में लिखोगे तो हाइड्रोजन को तुमने लिखा, तब तो ड्यूटेरियम भी लिखो क्योंकि उसका मास नंबर डिफरेंट है। इसका ट्रीटियम भी लिखो, उसका भी मास नंबर डिफरेंट है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसका मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो। अगर तुम मास नंबर के बेसिस पे कमेंट कर रहे हो तो फिर ड्यूटेरियम को भी पोजीशन दो, ट्रीटियम को भी पोजीशन दो। अगर तुम ड्यूटेरियम को पोजीशन दोगे तो ड्यूटेरियम क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर D2O बनाता है। अगर वो D2O बना रहा है तो ध्यान से अगर तुम सुनोगे, तुमने हाइड्रोजन को यहाँ रखा तो लिथियम की जगह तुम क्या लिखोगे, फिर ड्यूटेरियम लिखोगे।
फिर नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे सोडियम लिखा है वहां पे लिथियम लिखना पड़ेगा। और अगर तुमने आइसोटोप्स को पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे एलिमेंट भी है जिसके 36 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। 36 आइसोटोप्स मतलब इवन हर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते ही हैं। तो अगर तुमने सारे आइसोटोप्स को अगर इसमें पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया, तो एक्चुअल में जो पीरियोडिक टेबल को कंसाइज वे में बनाने का जो पर्पस था वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। यस, यस, नो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आइसोटोप्स का मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। अगर आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट है, तो हाइड्रोजन के जस्ट बिलो मैं ड्यूटेरियम लिखूंगा, बिकॉज ड्यूटेरियम भी ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करता है, R2O, मतलब D2O फॉर्म करेगा। फिर लिथियम को नेक्स्ट रखूंगा, फिर सोडियम को नेक्स्ट रखूंगा। ऐसे भी एलिमेंट है जिसके अंदर तुम्हारे पास उसके आइसोटोप्स कितने एग्जिस्ट करते हैं, रफली तुम्हारे पास 36 आइसोटोप्स ही मैक्सिमम एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम 36 एलिमेंट को इस पोजिशन में, इस पीरियोडिक टेबल में जस्ट अरेंज करना स्टार्ट करोगे, तो जो अपना मेन पर्पस था कि पीरियोडिक टेबल को कंसाइज वे में बनाना है, वो पर्पस ही फुलफिल नहीं हो पाएगा। यस, यस, नो। तो बस वो चीज ध्यान रखना। सेकंड वही था, नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटोप्स, और वो दे भी नहीं सकते हो। अगर तुम वो दोगे तो मतलब प्रॉब्लमेटिक तो होगा फिर। यस, यस, नो। साथ ही साथ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। बट लेंथेनाइड और ऑक्टिनाइड्स को कहाँ रखना है, उसको ए में रखना है, बी में रखना है, वो नहीं पता था। लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स क्या होते हैं मैं तुमको मॉडले में बताऊंगा। बट इसको ये क्लियर ही नहीं था कि उसको ए में रखना है या फिर बी में रखना है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ना तो ए वालों के साथ मैच हो रही थी, ना ही वो बी वालों के साथ मैच हो रही थी। तो इसीलिए अगर तुम नॉर्मली पीरियोडिक टेबल को देखोगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो एक्चुअल में ऐसा है। एक मिनट, हाँ। क्या सबको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आइडिया है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर सपोज तुम अगर देखोगे ना, तो जो एक्चुअल में एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, ये ऐसे अरेंजमेंट है कुछ, तो ठीक है। ये इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स और ये सब कुछ रख के रखे पीरियोडिक टेबल जो तुम्हारे पास है। अगर तुम साइड में देखोगे नीचे की तरफ, ऐसे और कुछ बन के रखा है। यस, ये होते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। बट उसने अभी जो भी ये तुमको स्टार मार्क वाले दिख रहे हैं ना, स्टार स्टार वाले, ये वाले एलिमेंट, ये वाले, ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में जनरली आते हैं। स्टार वाले एलिमेंट मैक्सिमम। तो उसकी उसकी प्रॉपर्टीज ना तो ए वालों से मैच कर रही थी, ना ही बी वालों से मैच कर रही थी। तो वो भी इसका एक लिमिटेशन। Although there is no rebalance except valency of subgroup A and B, they have been put in the same group. कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनका वैलेंसी सेम नहीं था, बट फिर भी उनको सेम ग्रुप में रख के रखा था। वैलेंसी सिमिलर नहीं था बट फिर भी रख के रखा था, बट ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसमें, ये फिफ्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। Order of increasing atomic weight is not strictly followed in the arrangement of the element in the periodic table. For example, cobalt is placed before, नहीं, इसने कुछ मिस्टेक किया है। कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल, ठीक है। आयोडीन इज प्लेस्ड, इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल, आर्गन इज बिफोर पोटेशियम, एंड टेलुरियम, सॉरी, एंड, एक मिनट, टेलुरियम और आयोडीन, ये भी मैं तुमको पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। निकल का मास नंबर है 58.7। इसमें मैं थोड़े से करेक्शंस कर रहा हूँ, ठीक है। कोबाल्ट कितना होता है, कोबाल्ट को उसने एग्जैक्ट वैल्यू लिख के रखा है, बट कोबाल्ट एक्चुअल में होता है इट्स 58.9, और ये होता है 58.7। तो पहले किसको लिखना चाहिए था, निकल को, फिर किसको लिखना चाहिए था, कोबाल्ट को। यस,
यस नो? पहले किसको लिखना था? निकल को, क्योंकि मास नंबर कम है, फिर कोबाल्ट को लिखना था। यस नो? उसने ऐसा नहीं किया था। वही यहाँ पे टेलुरियम में भी करेक्शंस है, इनके वेट में भी। इसका रफली वेट होता है, रफली कितना, 127.6। 127.6। बट टेलुरियम को भी क्या करके रखा था? टेलुरियम को उसने पहले लिख के रखा था एज कंपेयर टू आयोडीन। क्यों? बिकॉज टेलुरियम की जो प्रॉपर्टीज है वो ऑक्सीजन के साथ मैच होती है। टेलुरियम की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन के साथ मैच होती है, वो हाइड्रोजन के साथ H2TE फॉर्म करता है। और वही जो आयोडीन है वो हाइड्रोजन के साथ HI फॉर्म करता है। तो अगर तुम आयोडीन को पहले लिखते, टेलुरियम को बाद में लिखते, तो उसकी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी को मैच नहीं कर रहा था। तो कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको उसने, मास नंबर भले ही उसका क्या था तुम्हारे पास ज्यादा, बट उसको पहले लिख के रखा था। तो ये भी उसका लिमिटेशन था। क्लियर? देखो, जो जो मैंने स्टार पॉइंट करके रखे हैं वो तो तुमको पॉइंट्स याद ही होने चाहिए। इसमें एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। जितना ज्यादा लर्न करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। दैट्स इट। तो आज अपन इतना ही कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट जो है वो मॉजले का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी भी फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। बच्चे, टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं देखूं, अगर अपडेट करने के बाद 1 से 8 तक पहले टोटल ग्रुप है, बट 1 से 7 वाला जो है वो फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक किया है। तो उसमें टोटल कितने हो जाएंगे? फर्स्ट का ए बी, सेकंड का ए बी, थर्ड का ए बी, फोर्थ का ए बी, फिफ्थ का ए बी, सिक्स का ए बी और सेवंथ का ए बी। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14। फिर ये 8th ग्रुप होगा, वो होगा 15। फिर जीरो ग्रुप उसने बाद में ऐड किया नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद, तो वो हो जाएगा 16। क्लियर? सर, हाँ। सर इन सब ग्रुप A and B how elements are distributed? ए के अंदर तुम्हारे पास नॉर्मल एलिमेंट होंगे, बी के अंदर यू विल हैव द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? दैट वी विल सी इन द मॉजले प्रिडिक्ट टेबल। Okay, sir. और कुछ डाउट? ओके बाय। और किसी को कुछ डाउट?